हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी जो तैयारी है बढ़िया से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम है, देख लीजिए हमारे चैनल पर बी एड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है आपके रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका जो एग्ज़ाम है यूपी बी एड का 15 जून को है। उसका फॉर्म अभी जो है फिलअप स्टार्ट है, तो आप जिसने अभी तक नहीं भरा है उसको भर दीजिए, ठीक। तो देखिए हमारे क्लास का समय देख लीजिए कि जिसकी क्लास 2 सुबह 11 बजे है। जो रीजनिंग क्लास देखिए दोपहर को 2 बजे है। कलर की क्लास देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। तो ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम आपके ऑनलाइन आएंगे, मतलब क्लास जब आपकी लाइव आएगी, तो आपका जो नोटिफिकेशन है यूट्यूब की तरफ से चला जाएगा, ठीक है। तो उससे जो क्या है कि आपकी क्लास मिस नहीं होगी और आप लोग टाइम से क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। इस क्लासेस का देखिए अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। आप वहाँ से जाके जुड़िए। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़ेंगे तो इसका जो पीडीएफ है साथ ही आपको फ्री में मिल जाएगा। क्लास का जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर भी हम देखिए आपको देते हैं, ताकि अगर आपको वहाँ से नोटिफिकेशन ना मिले तो यहाँ से आपकी जो क्लास है मिस ना हो, ठीक है। और जो क्लास का अपडेट होता है क्लास के बारे में वहाँ पे देखिए आपको मिलता है। बाकी जो आपका डाउट होता है वो भी यहाँ पे आपका क्लियर होता है, ठीक है। और इसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया गया होगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट की क्लास है। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा, बताइए। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा। ये आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। ये आपका वस्तु हो गया। तो देखिए ये आपकी वस्तु हो गई है, और ये आपका क्या है, फोकस है। ये आपका फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे साथियों तो वस्तु का जो आकार है बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपकी वस्तु है, वस्तु का आकार क्या बनेगा, देखिए फोकस और पोल। फोकस और पोल के बीच में हमने वस्तु को रखा है, तो आकार क्या बना है साथियों, तो आकार देखेंगे साथियों तो आपका बड़ा बना है, बहुत बड़ा बना है। तो जो ऑप्शन बी वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिछाया है आपका, प्रतिछाया का आकार बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया पहले पे आपसे का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, दूसरा नंबर है। पूछा आपका गुरु नानक देव का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था। गुरु दासपुर में, जलालाबाद में, तलवंडी में, या फिलौर में, बताइए साथियों। दूसरे का आपसे का सही उत्तर कर देगा। गुरु नानक देव का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा है, तो देखिए तलवंडी में। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा। 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के राय भोई की तलवंडी गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, तीसरा नंबर है आपके सामने आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ठीक है। महिंद्रा ग्रुप, यूनिलीवर, इन्फोसिस, आदित्य बिरला ग्रुप। देखिए जो आपकी यूनिलीवर दी गई है आपकी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों।
जो यूनिलीवर है एक ब्रिटिश डच ट्रांसनेशनल कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, ठीक है, जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और रॉटरडैम, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो जो भी वाला विज्ञप्ति का तीसरे पापसी का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर। देखिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2011 में, 2013 में, 2012 में या 2014 में? तो देखिए 2013 में जो बी वाला विकल्प दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम आपका 2013 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 5वां नंबर है, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में जो आपका है हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है साथियों। 5वें पर सही उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? तो देखिए आपका कर्नाटक राज्य में जो यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है 5वें पापसी का एडेंस हो जाएगा। हम्पी उत्सव जिसे विजया उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य का हम्पी में सबसे बड़ा उत्सव होता है, यानी कि कर्नाटक में, ठीक है। तो जो बी वाला दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर का। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर के छत में, जब भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर के छत पर वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य के, ठीक है। जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर। तमिलनाडु पहला भारतीय राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर, क्या पूछा गया है? पूछा आपका माता पिता के क्रोमोसोम का कौन सा संयोजन बालिका शिशु के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो बालिका शिशु के लिए देखा आपका एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जो ऑप्शन बी वाला देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका बालक होगा उसके लिए एक्स एंड वाई होगा, ठीक है। याद रखिएगा बालिका के लिए एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम आपका माता से आता है और जो एक्स एक क्रोमोसोम दिया गया है ये आपका पिता से आता है। और इसमें क्या होता है, जो एक्स क्रोमोसोम है तो माता से आता है और जो वाई क्रोमोसोम है आपका पिता से आता है, जो आपका बालक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे बी वाला पिकअप दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी? तो देखिए काकोरी षड्यंत्र की बात करेंगे साथ, देखिए आपको काकोरी षड्यंत्र में किसे फांसी की सजा दी गई थी? तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया है 8वें फांसी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। तो जो सी वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिए आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों के विकृत गंधित यानी कि बासीपन का कारण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन आपका देखिए खाद्य पदार्थों के विकृत गंधित यानी कि बासीपन के कारण होता है साथी? ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है या कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होता है, मोनोऑक्साइड होता है? तो देखिए ऑक्सीजन, जो ये वाला दिएगा आपका पास सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के सड़न का एक मुख्य कारण देखिए आपका वसा ऑक्सीकरण है, जो औरिक ऑक्सीजन के साथ वसा और तेलों की प्रतिक्रिया के कारण होता है, जो आमतौर पर खराब स्वाद वाले होते हैं। प्रकाश के संपर्क में प्रो ऑक्सीडेंट और उच्च तापमान प्रतिक्रिया को तेज करते हैं। विकृत गंधित यानी कि बासीपन तेल की खराब स्वाद और तेल की गंध की विशेषताओं के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो ए वाला दिए गए 9वें वापसी का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वें पे, ध्यान से देख के बताएंगे। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द रूम ऑन द रूफ, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, मनोहर मावलंकर,
मलंगावकर, आर के नारायण। इन चारों में से कौन है द रूम ऑफ द रूप, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास का लेखक इन चारों में से कौन हो जाएगा साथियों? तो देखिए रस्किन बॉन्ड, जो ए वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाएगा। 11 पे ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है, बताइए। ओजोन परत की बात है, ओजोन परत के क्षय के लिए, ठीक है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है जिम्मेवार है? बायोपॉलीमर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉली विनाइल क्लोराइड या मिथेनॉल? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी दिया जाएगा आपके यहाँ पे ओजोन परत के क्षय के लिए आपका क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है जिम्मेवार है, तो जो भी दिया जाएगा आपके यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा 12 पे, क्या पूछा गया ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अरुंधति रॉय को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, बताइए। अरुंधति रॉय की बात हो रही साथियों, इनको निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो देखिए मैन बुकर पुरस्कार जो डी वाला दिया गया है 12वें पापसी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुंधति राय एक भारतीय लेखिका हैं जिन्हें उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर आपके सामने आ गया। अमीबा निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है, बताइए। अमीबा जो है निम्नलिखित में से किस जगत यानी कि किंगडम से संबंधित है? मोनेरा से, कवक से, प्रोटिस्टा से या एनिमेलिया से? तो देखिए जो अमीबा है आपका देखिए प्रोटिस्टा से संबंधित है, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है, जो सी वाला दिया गया है 13 पे आपसे का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देखते हैं। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है, बताइए। कपिल देव को, जोगिंदर राव को, वीरेंद्र सहवाग को या युजवेंद्र चहल को, बताइए। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? तो देखिए जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है कपिल देव आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का नाम हरियाणा हरिकेन यानी कि तूफान रखा जा गया है। ठीक है, तो जो ए वाला दिया गया आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 15 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, बताइए। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन या हड़प्पा? हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन की प्राचीन सभ्यता से कौन संबंधित है? इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए आपका मेसोपोटामिया जो बी वाला दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेबी लोन का हैंगिंग गार्डन प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक था जिसे हेलेनिक संस्कृति द्वारा सूचीबद्ध किया गया था। यह कहा जाता है कि यह प्राचीन शहर बेबी लोन में वर्तमान हिलक्का बेबिल प्रांत में बनाया गया था। इसका निर्माण राजा नेबूचदनेस्सर द्वितीय ने अपनी पत्नी क्वीन हेमाटाइटिस के लिए किया था। तो जो ऑप्शन पे बी दे देगा अपने पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 पे, ध्यान से देखे बताएंगे। तो प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य में विकसित हुई थी, बताइए। प्राचीन भारत में जो आपकी गांधार कला थी किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? कुषाण, गुप्त, मौर्य या चोल? तो देखिए जो ये वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा कुषाण। ठीक है, प्रथम शताब्दी में महान सम्राट कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला के साथ आपके देखिए गांधार कला विकसित हुई थी। गांधार कला विदेशी तकनीकों और ग्रीको रोमन मानदंडों पर आधारित थी। इसे ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो जो ये वाला विकल्प दिया गया आपके यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 17 विधान से देख के बताएंगे राइट आंसर होगा। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, बताइए। अशोक के शिलालेखों की बात हो रही है, इसमें किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण, ठीक है, लिपि की बात हो रही है, किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया था? ग्रंथ का, ब्राह्मी का, कदम्बा का या शारदा का?
तो देखिए अशोक के शिलालेखों में आपकी ब्राह्मी लिपि देखिए मिलती है, तो जो भी दिया गया है आपका 17वें पे ऑप्शन का सही विकल्प है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 पे, क्या पूछा गया ध्यान से देख बताएंगे। वर्ष 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। 1946 के संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का जो सलाहकार है, संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, बताइए। तो देखिए बी.एन. राव को, जो ये वाला विकल्प दिया गया 18वें ऑप्शन का राइट आंसर होगा। न्यायवेद बी.एन. राव को भारतीय संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जो ये वाला विकल्प दिया गया आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 पे, देखिए क्या पूछा गया है। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है, अभी आपको बताया था, तो ये गलत है। हमको यहाँ पे क्या बताना है, कौन सा जो जोड़ा दिया गया इसमें से सही जोड़ा खाते हो। ठीक है, इसमें से जो कौन सा जोड़ा दिया गया है हमको बताना है कि सही जोड़ा इसमें से कौन सा है। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया लेदर दिया गया है, ये कंपनी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में स्थित है। जो ऑप्शन सी वाला दिया गया आपके यहाँ पे जोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, चंदेरी साड़ी महाराष्ट्र वाला जोड़ा गलत है। अनरमुल्ला कन्नाडाई जो आपका कर्नाटक में है ये भी गलत है। अब जो आपका कनी सॉल दिया गया है गुजरात में, ये भी आपका गलत है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 पे, ध्यान से देखिए बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है, बताइए। भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो देखिए अनुच्छेद 51 है, जो यहाँ पर डी वाला विकल्प दिया गया आपके पास सही उत्तर होगा। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, मूल रूप से इसकी संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया था। जो यहाँ पे जो डी वाला विकल्प दिया गया बीच आपसे का सही होता है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 21 नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से। मंगल ग्रह के वातावरण में सर्वाधिक पाया जाता है क्या, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। देखिए मंगल ग्रह के वातावरण में आपको सर्वाधिक क्या पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जो बी वाला विकल्प दिया गया है 21वें ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाएगा आपका 22 क्या पूछा गया ध्यान से देखो उत्तर देंगे आपका। देखिए मोबाइल की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, बताइए। इलाहाबाद में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है या कोलकाता में है। तो देखिए जो इलाहाबाद बैंक है, कंफ्यूज मत हो जाइए कि इलाहाबाद में नहीं है, कोलकाता में है। इसका जो मुख्यालय है आपका कोलकाता में है। तो जो डी वाला दिया गया है 22 पे आपसी का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 23 है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद की बात है, इनके गुरु का नाम क्या था, साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए रामकृष्ण परमहंस, जो टी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस काली माता के बहुत ही बड़े भक्त थे, याद रखिएगा। तो जो यहाँ पे टी वाला विकल्प दिया गया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। 24 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया, बताइए। भारत के राष्ट्रीय गान का हिंदी प्रारूप कब अंगीकार किया गया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 पे। देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में
रचा गया था। इसको देखिए 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपने हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। तो जो ये वाला दिया गया विकल्प 24 जनवरी 1950 यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। 17 गुरु खासीवाद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है बताइए। गुरु खासीदास राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? देखिए गुरु खासीदास राष्ट्रीय पार्क की बात करें आपका छत्तीसगढ़ में है। तो जो ये वाला विकल्प दिया गया है 25 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका देखिए आ गया है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा बचा नहीं जा सकता? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा बचा नहीं जा सकता? काली खांसी, पोलियो, दमा या रेबीज? तो देखिए दमा यानी कि अस्थमा, जो यहाँ पे सी वाला विकल्प दिएगा आपका सही विकल्प दिएगा। अस्थमा श्वसन मार्ग का एक आम जीर्ण सूजन वाला रोग है जिसे 4 व आवर्ती लक्षण प्रतिवर्ती श्वसन बाधा और श्वसनीय आकर्षण से पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी बीमारी है जिसे टीकाकरण द्वारा बचा नहीं जा सकता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है दमा, आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 27 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? बताइए एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है साथियों? बताइए 27 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मल संबंधी पदार्थों के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन डी वाला विकल्प दिएगा आपके पास सही उत्तर है। ठीक है साथियों, एसेरिकिया कोलाई को जल के मल संबंधी पदार्थ के उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से निर्धारित करने के लिए संकेतक जीव के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें आपका 28, ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या देगा। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समय पर? बताइए वर्तमान में जो आपका दौलताबाद है जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इस किसके समय पे? मैसूर के, औरंगाबाद के, निजामाबाद के या भोपाल के? तो देखिए औरंगाबाद के, जो भी वाला विकल्प दिएगा आपका पे राइट आंसर है। ठीक है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, जो आपका देखिए औरंगाबाद के समीप था। तो जो आपका बी वाला पिकअप देगा 28 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर पर। तीसरी पीढ़ी के टीके कैसे होते हैं? जो तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं कैसे होते हैं साथ ही 29 पे से उत्तर हो जाएगा। तो देखिए जो तीसरी पीढ़ी के आपका टीके हैं मोनोक्लोनल प्रतिजन के हैं। तो जो ऑप्शन सी वाला दिया गया अपना पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पीढ़ी के जो टीके हैं साथियों मोनोक्लोनल प्रतिजन के हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला दिया गया है 29 पे आपसे का सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, आखिरी प्रश्न है, इस पे आंसर दीजिए। सही उत्तर का हो जाएगा आपके सामने दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बताइए किस प्रक्रिया द्वारा जो आपका जल है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जो ऑप्शन बी है यहाँ पे दिया गया विकल्प आपका सही विकल्प हो जाएगा। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है इसके द्वारा जो आपका जल है तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ऑप्शन बी वाले दिएगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की जीके जीएस की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल दिएगा तो वहाँ पे आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। अपनी जो तैयारी है अभी स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपका 2 महीना है तो 2 महीने में कोशिश कीजिए, आपको देखिए 350 के ऊपर मार्क्स लेके आना है। तो तैयारी को स्टार्ट करिए। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत ही धन्यवाद साथियों।